The court again said that while Section 304 and 498A are penal provisions, ultimately they are also social legislations which are intended to control offences relating to society as a whole. The court always seems to reiterate some version of this principle in direct cases so that it doesn't lose sight of the fact that the legislation can't be interpreted too pedantically. The last thing I wanted to say on the topic is that the court has also used its judgments to convey its extreme disapproval of the act of dowry in the first place, especially where that leads to dowry death. In several cases, they have gone so far as to condemn it as society does it out of love, and people often demand dowry and extract as much as they can in order to then kill the wife and extract it again from another person. Some judges go so far as to say that it reflects the total commercialization of our society and a lust for money that induces people to commit murder with their wife. With these strong terms, the Supreme Court is clearly trying to encourage people to think again about demanding it in the first place, particularly where it results in the death of the wife. अनीता ने जो पॉजिटिव जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट पे उस पे ध्यान डाला और उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी मुद्दों पे पॉजिटिव जजमेंट नहीं दी हैं। उन्होंने ये पॉइंट आउट करा कि अगर शादी के पहले भी डिमांड हुई है तो कोर्ट ने कहा है कि ये भी दहेज है। और उन्होंने 3-4 और केसेस पॉइंट आउट करे। एक और केस जिसमें कोर्ट ने बार बार कहा है कि आप एक टेक्निकल व्यू मत लीजिए इसका, ये एक सोशल ईवल है और इस सोशल ईवल को आप हम लेजिस्लेशन बना है इसको कर्व करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, और हमें इस स्पिरिट को ध्यान में रख के ये कानून को लागू करना चाहिए। उन्होंने क्या करा कि एक केस में जब दूसरी शादी हुई थी तो दूसरी शादी वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट जब ये नहीं प्रूव कर पा रही थी पार्टी कि भाई ये दूसरी शादी हुई है कि नहीं है, पहला डिवोर्स हुआ है कि नहीं, तो कोर्ट ने कहा कि बात ये नहीं है, ये तो शादी है फेस पे, और इसको मानते हुए उन्होंने अप्लाई करा 498 और 304B, और उन्होंने ये भी कहा कि 304B के केसेस में भी कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये प्रैक्टिस कंडेम करा है। तो उन्होंने वो केसेस दिए हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पॉजिटिव स्टेप रहा है सोशल रिफॉर्म के तहत। तो ये भी केसेस हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ये एक रे ऑफ होप है एक तरह से, जहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और 3-4 केसेस हैं इन द अर्ली पार्ट वेयर दे कीप ऑन कैस्टिगेटिंग द पुलिस। जब वो पुलिस के रोल के बारे में बात करते रहे थे और कहते रहे थे कि ये गलत, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करती है, लैक्स है, और पुल अप करा था पुलिस को, और काफी ऐसे केसेस हैं। और ये भी एक केस में हमें याद है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे FIR नहीं फाइल हुई थी बहुत देर तक, पर फिर भी उन्होंने कहा ये ठीक है, कोई बात नहीं, FIR नहीं फाइल हुई थी। और जब पुलिस ने नहीं इन्वेस्टिगेट ठीक से करा था केस, when the police did investigate the case properly and therefore some evidence was lacking, कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की प्रॉब्लम है, यह हमें इसको ठीक से इंटरप्रेट करना चाहिए एविडेंस को ब्रॉडर वे में, और ये है सफिशिएंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो मतलब जब चाहता है तो कोर्ट एक्ट कर सकता है, पर जैसे कि पहले भी उन्होंने बताया इतने सारे केसेस में 498
में कभी नहीं होल्ड करते कि सिर्फ शपथ मानना या फिजिकल वायलेंस सिर्फ काफी है। जब तक कि एक घोर किस्म का वायलेंस नहीं होता तब तक 498 के कन्विक्शन नहीं होते। जब तक लड़की मर नहीं जाती तब तक 498 के कन्विक्शन नहीं होते। और भी आपको जो राम सिंह वगैरह के केस के बारे में बताया, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड है। सुधा गोयल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने मर्डरर्स को तो भेज दिया, हाँ, उनको कन्विक्ट तो कर दिया विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के पिटिशन पे, पर ये नहीं करे, उन्होंने एक चीज नहीं करी कि वो फिर भी वो कहते कि लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की पराया धन हो जाती है, जब वो किसी और के घर में जाती है तो उसको ठीक से रखना चाहिए। तो मतलब उनकी जो सोच है वही पुरानी सोच है जो एक तरह से इसको फ्यूल करती है दहेज को, पर हाँ, वो वायलेंस नहीं टॉलरेट करते हैं। एक ये है, जब बड़ा घोर उसका ग्रोस आउटकम होता है तब वो टॉलरेट नहीं करते। तो ये कहते हुए अब हमारे साथ साथी हैं जो अपने कोर्ट के बारे में बताएंगे कि उनकी कोर्ट्स में कैसे जुडिशरी देखती है इन केसेस को और क्या किस तरह के जजमेंट्स आते हैं। तो कौन पहले बोलेगा? हनी पहले बोलेंगे इसके बारे में। पहले भी काफी लोगों ने कहा है कि दहेज विरोधी जो कानून है उसमें दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। तो जब सीधे पॉइंट पे बात करता हूँ तो कि जब भी कोई क्लाइंट आता है या जो भोग बनने वाली जो विक्टिम होती है या सर्वाइवल औरत होती है, वो जब भी आती है पुलिस को अप्रोच करती है, पुलिस लेती नहीं उसकी 498 की शायद धारा में केस को FIR को दर्ज करती है, कंप्लेंट को। मगर जब दहेज विरोधी कानून की जो धारा 3-4 में जो लेना चाहिए वो नहीं करती, कई जगहों पे करती भी है। मैं गुजरात से हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मैं HRN हूँ और बड़ौदा में सैयद स्त्री संगठन नाम की संस्था है, उससे जुड़ा हूँ। महिलाओं के अलग अलग किस्म के मुद्दे और केसेस पे काम करता हूँ। हमारे पास जो अनुभव है उसके हिसाब से पुलिस जब कंप्लेंट जब करती लेती नहीं है तब हमारे इंटरवेंशन से या वकील के इंटरवेंशन से 498 की धारा में तो दर्ज कर लेती है। मगर वही दहेज वाली जो बात आती है कि दहेज की हिसाब से उनको शारीरिक और मानसिक स्वरूप से अत्याचार हुआ है तो वो पुलिस दर्ज नहीं करती, कई जगहों पे कर लेती है। तो बात फिर आती है कोर्ट के पास जाने की। तो हमारी जो सिस्टम है, जो वकील दोस्त बैठे हुए मेरे पास में चिट्ठी बैठी है, उनको पता होगा कि